बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। देखिए, जब तक इब्न बतूता दिल्ली में आए ना 14th सेंचुरी में, तो सब कॉन्टिनेंट जो था वो एक बहुत बड़े नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन का ऑलरेडी पार्ट था। तो वो मतलब ट्रेड हो रहा था चाइना से लेकर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से लेकर यूरोप तक। तो इस पूरे इसमें इंडिया जो है, मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो सभी के साथ ट्रेड कर रहा था। तो जैसे हमने देखा कि इब्न बतूता खुद ट्रैवल होके आए कितनी दूर से, ओके, सेक्रेड श्राइन्स को विजिट करते हुए, लर्नड मैन के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हुए, और फिर ऑफिशिएटिंग एज अ काजी, मतलब एक काजी का रोल तक उसने बहुत जगहों पर निभाया है। इसको पोजीशन दी गई है काजी की। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, बहुत अलग अलग जगहों का, मतलब अर्बन सेंटर्स का कल्चर उन्होंने इब्न बतूता ने एक्सपीरियंस करा है, जहाँ पर लोग कहीं पर अराबिक बोल रहे हैं, पर्शियन बोल रहे हैं, टर्किश बोल रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, आइडियाज शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, स्टोरीज, एनेक्डोट्स, फोक टेल्स वगैरह। तो हमें ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इब्न बतूता कहाँ से होके आए, कैसे हो गए, उनकी जर्नी कितनी है, मतलब उनकी जर्नी कितनी बड़ी, कितनी वेराइड है, किस तरीके से वो अलग अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं। इसमें मैन फॉर बहुत सारी स्टोरीज़ है, किंग्स की स्टोरी, दोनों जेनरस किंग्स की भी, क्रूअल किंग्स की भी, ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन की लाइफ्स के बारे में। और जो भी अनफेमिलियर लगता था वो पर्टिकुलरली हाईलाइट कर दिया जाता था, ताकि जो रीडर है, जो लिसनर है, वो एकदम से इम्प्रेस हो जाए इन अकाउंट से। मतलब कि इब्न बतूता क्या करते थे कि जो भी चीज़ उन्हें लगती थी कि अनफेमिलियर है, ये चीज़ नहीं है, इस ट्रेडिशन में हमें तो पता ही नहीं है, मतलब, तो उसको वो स्पेशली हाईलाइट कर देते ताकि कोई भी अगर कोई भी सुने पढ़े जो भी, तो एकदम से अमेज हो जाए। क्योंकि ऑफ कोर्स वो इन डिस्टेंट लैंड्स के बारे में पढ़ा, तो एक नई बात जब पता चलेगी तो वो एकदम से अमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर। वेलकम। एंड अगर आपको क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखना है, सो आई विल बी पुटिंग देम ऑन माय चैनल, अपलोडिंग देम ऑन माय चैनल फॉर पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पेंटिंग एंड हिस्ट्री, कंप्लीट वंस, ओके। एंड मैं बहुत जल्दी CUET की सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ। आई नो कि CUET एग्ज़ाम्स ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुकी है 15 जुलाई से, बट स्टिल मैं पहले नहीं कर पाई, बट आज से मैं अब CUET के लिए इंग्लिश एंड ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी अपलोड करना शुरू कर दूँगी। अब हम बात करें कोकोनट एंड पान की। जैसे इब्न बतूता की स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब अलग अलग तरीक़ों को डिफरेंट चीज़ों को, यूनिक चीज़ों को अपने अकाउंट्स में जोड़ने की एक एग्जाम्पल है कोकोनट और पान। वो कोकोनट और पान को, ये दोनों ऑफ कोर्स हम तो जानते हैं क्या है। तो ये मतलब इब्न बतूता जिस एरिया से आया उनको कोकोनट और पान दोनों नहीं पता कि मतलब ये नारियल क्या होता है, कैसे होता है, या पान क्या होता है, कैसे खाया जाता है, बीटल लीफ होता है वगैरह। तो वो इब्न बतूता जो है वो उसको इतनी ही अलग और एकदम बहुत ही यूनिक तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों हम देखते हैं, नट्स लाइक अ मैन्स हेड। अब इब्न बतूता कैसे एक कोकोनट को डिस्क्राइब करते हैं। ये ट्रीज़ जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब, मतलब बहुत ही एस्टॉनिशिंग और मतलब बहुत ही अलग टाइप की ट्रीज़ है। ठीक है, वो बिल्कुल पाम्स डेट मतलब खजूर या पाम की ट्रीज़ जैसे लगती है। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि एक जो है वो नट्स प्रोड्यूस करती है और एक जो है वो फ्रूट्स और बाकी चीज़ें मतलब नट्स और उसकी फ्रूट्स प्रोड्यूस करती है, और एक जो है वो डेट्स यानी खजूर प्रोड्यूस करती है। कोकोनट का जो ये नट होता है, मतलब कोकोनट ट्री का जो नट, कोकोनट ट्री का नट मतलब नारियल की बात कर रहे हैं, वो एक इंसान के दिमाग से रिजेंबल करता है, हेड, सिर से रिजेंबल करता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके तो आँखें हैं, एक माउथ है, और इसके अंदर ऐसा कि जब ये ग्रीन कलर का होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर का ग्रीन कलर का ब्रेन है, जो कि उसके फाइबर जो अटैच है, वो लगता है कि फाइबर मतलब जैसे एक इंसान के बाल होते हैं। तो वो किस तरीके से मतलब उसको डिस्क्राइब करता है। आप देखिए कि दो आँखें, वो उसका मुंह ग्रीन कलर, मतलब उसका ब्रेन, दिमाग, वो फाइबर, एक नारियल के इसमें जो फाइबर होते हैं मतलब वो उसके बाल हो गए। ठीक है, तो वो इन कॉर्ड्स को कैसे बनाते हैं, स्यू अप शिप्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग आयरन, दे मेक फ्रॉम दिस कॉर्ड्स, मतलब वो ये बोलते हैं कि इसका जो फाइबर होता है इससे होते हैं, इसको यूज़ करके वो आयरन नेल्स का यूज़ करने की बजाय वो इसका यूज़ करते ताकि शिप्स को स्यू कर सके, मतलब सिल सके, या इस तरीके से, मतलब शिप्स को जोड़ने में, या थोड़ा सा वो टोटली पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कहीं कहीं जगह पर, क्योंकि उसके फाइबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसे बोलते हैं। तो आयरन नेल्स की बजाय वो इसका यूज़ करते हैं, जो कि एंड वेसल्स के लिए केबल्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से वो कोकोनट को डिस्क्राइब करते हैं कि एक आदमी के सिर जैसा है।
क्या कंपैरिजन, व्हाट आर द कंपैरिजन दैट इब्न बतूता मेक्स टू गिव हिज रीडर्स एन आइडिया अबाउट व्हाट कोकोनट लुक्स लाइक। क्या कंपैरिजन, ऑफ कोर्स उसके आदमी के सिर, दो आंखें, मुंह वगैरह इस तरीके से कि दो सर्कल्स, हॉलो सर्कल्स होंगे, उसके फाइबर्स कहाँ होंगे। डू यू थिंक दीज आर अप्रोप्रिएट? यस, दिस में भी मतलब लगता है वो जो नारियल की जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करा है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है उससे। हाउ डज ही कन्वे अ सेंस दैट दिस फ्रूट इज़ अनयूजुअल, हाउ एक्यूरेट इज दिस डिस्क्रिप्शन? एक्यूरेट तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ बहुत कुछ थोड़ा बहुत एक्यूरेट तो है इसके डिस्क्रिप्शन को। ये अनयूजुअल सेंस कैसे देते हैं कि एक आदमी के सिर जैसा है, फाइबर को शिप्स यूज करने में यूज़ किया जाता है, तो एक अलग तरीके से कि ये क्या है एक्चुअली, कैसे यूज़ करता है एट्सेट्रा। पान, अब इब्न बतूता पान को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? द बीटल इज़ अ ट्री, मतलब बीटल एक ट्री है, पान की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ग्रेप वाइन की तरह कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे ग्रेप्स होते हैं उसी तरीके से। इसका कोई फ्रूट नहीं होता और सिर्फ इसके पत्तों के लिए इसको उगाया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है वो ये है कि खाने से पहले एक एरिका नट यानी सुपारी लेते हैं। अब ये एरिका नट भी उनके लिए नई चीज़ है, तो उसको कहते हैं कि एरिका नट एक नटमेग जैसा है, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ होता है। ठीक है, और फिर उसको मतलब पान के वो पत्ते के अंदर वो एरिका नट यानी सुपारी को रखते हैं और उसको अपने मुंह में रख के उसको चबाते हैं। ठीक है, मतलब एरिका नट को चबाते हैं। फिर वो पान के पत्ते लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चौक यानी चूना लगाते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ बीटल उसको मैस्टिकेट करते हैं पत्ते के साथ और सुपारी वगैरह डाल के, और इस तरीके से वो पान बना के खाते हैं। Why do you think this attracted Ibn Battuta's attention? Is there anything you would like to add to this description? या बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम इसमें कि चूने के अलावा इसमें और भी चीज़ें ऐड करी जाती है। एक पान का मसाला होता है, एंड कैसे इसको खाने के बाद रेड कलर का भी इसमें जो कत्था होता है वो भी डाला जाता है, एंड जो लोग खाते हैं इसको कैसे उसको मुँह में भरते हैं एंड खाने के बाद ऐसे खाया जाता है पान को। और भी चीज़ें होती हैं, इसके अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, सादा पान, मीठा पान भी होता है। एंड आई थिंक जिसने अट्रैक्ट किया वो ये कि एक अलग नई चीज़ है खाने की, एंड बहुत ही अलग है क्योंकि पान आप सीधे पत्ते को रॉ खा रहे हो, विच इज़ नॉट वेरी यूजुअल, और उसको इस तरीके से खा रहे हो एंड किस टाइम पर किस तरीके से खा रहे हो। आई थिंक दिस इज़ व्हाट अट्रैक्टेड इब्न बतूता। इब्न बतूता इन इंडियन सिटीज़, इब्न बतूता ने ये देखा कि जो सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये पूरा सब कॉन्टिनेंट को उसने से देखा कि फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड मतलब जिनके पास नेसेसरी स्किल्स है, रिसोर्सेज है, ड्राइव है, उसके लिए ये बहुत अच्छा सब कॉन्टिनेंट है। तो ये सब कॉन्टिनेंट बहुत डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत ही लोग, पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, प्रॉस्परस था। यहाँ पर ओकेजनल डिस्क्रप्शंस होते रहते हैं क्योंकि छोटे मोटे वॉर्स, इन्वेजन इस कंट्री में होते रहते हैं। ऐसा लगता है मतलब इब्न बतूता के इन अकाउंट से ऐसा लगता है कि बहुत सारी सिटीज़ जो थी उसमें क्राउडेड स्ट्रीट्स थी, ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स थी, एंड बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पर इस सिटी में देखने को, मतलब इंडिया कॉन्टिनेंट की बहुत सारी सिटीज़ में गुड्स हमें बहुत सारी देखने को मिल जाती है। इब्न बतूता ने जैसे दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब किया, एक वास्ट सिटी, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है, इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है दिल्ली, और दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है वो भी कम नहीं है, वो भी दिल्ली के साइज़ से, मतलब हम कर सकते हैं कि दिल्ली और इसमें दोनों के बीच में एक चैलेंज है कि कौन बड़ी कौन छोटी, मतलब दोनों वो भी दिल्ली के बराबर ही, उससे छोटी नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सोर्स 8 की वो दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो सिटी ऑफ दिल्ली है ये बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, इसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है ये सिटी, एंड इस सिटी के अराउंड जो मतलब आर्किटेक्चर है उसका कोई पैरेलल नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है, मतलब जो इस सिटी में जैसा आर्किटेक्चर है उसका कोई और आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा। इसकी वॉल की ब्रेड्थ 11 क्यूबिट्स है, मतलब बहुत ही चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी वॉल्स है। घरों के अंदर मतलब रात के लिए गेट कीपर्स हैं। रैम्पार्ट्स मतलब जो फोर्ट्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर स्टोर हाउसेस है, ताकि हम खाने पीने की चीज़ें, मैगजीन्स या फिर वेपन्स वगैरह या मशीन्स वगैरह को जो कि सीज में, वॉर्स में काम आती है, तोप जैसे होती है, इनको मतलब स्टोर कर सके। ग्रेन्स जो है उनको यहाँ पर स्टोर किया जाता था कि वो बहुत लंबे समय तक हो सके। सड़े बिनाज भी हम गेहूँ, अनाज वगैरह स्टोर करते हैं। इस रैम्पार्ट मतलब इसके इंटीरियर में हॉर्समैन है और इन्फेंट्री मैन है जो कि एक एंड ऑफ द सिटी टू अनदर मूव करते रहते हैं। ये पूरा जो रैम्पार्ट है ये, इसमें बहुत सारे विंडोज़ हैं जो कि साइड ऑफ द सिटी में ओपन होते हैं, एंड इट इज़ थ्रू दीज विंडोज़ दैट लाइट जो है वो अंदर घुसती है। ओके, लोअर पार्ट ऑफ द रैम्पार्ट जो है वो स्टोन का बना हुआ है,
ऊपर वाला पार्ट जो है वो ब्रिक्स का बना हुआ है, इसमें बहुत सारे टावर्स हैं, एक दूसरे के पास पास टावर्स हैं। 28 गेट्स है इस सिटी में, जो कि जिसको कहते हैं दरवाज़ा। एंड इनमें से जो है जैसे कि बुदौन दरवाज़ा जो कि सबसे बड़ा है, और इसमें मंदवी दरवाज़ा है। मंदवी दरवाज़ा के अंदर एक पूरा ग्रेन मार्केट, अनाज का पूरा एक मार्केट है। एंड इसके अलावा गुल दरवाज़ा है जहाँ पर एक ऑर्चर्ड है, फ्रूट्स वगैरह जहाँ पे मिलते हैं। तो ये वही सिटी ऑफ दिल्ली है जिसकी बहुत सिमेट्री बहुत फाइन है, जो कि इसमें डोम्स हैं, ग्रेव्स हैं, और जहाँ पर एक डोम नहीं है तो यहाँ पर आर्च है, मतलब जिस जगह पर डोम नहीं है उस जगह पर आर्च है। इसकी सिमेट्री जो है जो फ्लावर्स यहाँ पे उगाते हैं उनमें है ट्यूबरोज, जैस्मिन, वाइल्ड रोज। एंड हर सीज़न पूरे साल यहाँ पर जो फूल है वो महकते रहते हैं, वो ब्लॉसम करते हैं। तो इस तरीके से इब्न बतूता जो है वो दिल्ली का एक अकाउंट देते हैं। ये देखिए, ये फिगर 5.8 है, ये तुगलकाबाद दिल्ली में एक आर्च है, और ये पार्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ सेटलमेंट। ये देखिए, व्हाट वर द आर्किटेक्चरल फीचर्स दैट इब्न बतूता नोटेड। क्या क्या है, रैम्पार्ट है, विंडोज़ है, कैसे विंडोज़ की रैम्पार्ट्स में विंडोज़ है, किस साइड ओपन होते हैं, कैसे उनमें से लाइट अंदर घुसती है। यहाँ पर स्टोरेज के लिए ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के लिए यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस भी हैं, दरवाजे हैं, मंदवी दरवाज़ा, बुदौन दरवाज़ा, गुल दरवाज़ा, कैसे उनके अंदर ऑर्चर्ड्स और मार्केट, ग्रीन मार्केट वगैरह है। हाउसेस को वो डिस्क्राइब करते हैं, वॉल्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये उसके दिल्ली के आर्किटेक्चरल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, जो बाजार्स थे दे वर नॉट दी ओनली प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बट वो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के भी हब थे। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक तो ट्रांजेक्शन्स होते ही थे, पैसे वगैरह से खरीदी बिक्री होती थी, लेकिन यहाँ पे सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत होती, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे बाजार जो थे उनमें एक मॉस्क होता था, एक टेम्पल होता था, कुछ में कम से कम स्पेसेस होते थे जो कि पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए मार्क करे जाते थे। मतलब बाजार में ही डांसर्स है, म्यूजिशियंस है, सिंगर्स है जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। इब्न बतूता जो थे वो इस प्रॉस्पेरिटी ऑफ टाउन्स को नहीं ज़्यादा वो करते थे, मतलब टाउन्स कितने प्रॉस्पर है, या फिर इसमें कितने अमीर पॉपुलेशन रहती है, कितनी इसमें फैसिलिटीज़ वगैरह है। हिस्टोरियंस ने इस अकाउंट को यूज़ करा ये समझाने के लिए कि टाउन्स जो है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ, मतलब थ्रू द अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस फ्रॉम विलेजेस, मतलब विलेजेस से जो आता था एक्स्ट्रा होके वो टाउन्स बनते थे और उससे ये टाउन्स जो है वो चलते थे। इब्न बतूता को ये लगा कि मतलब इब्न बतूता ने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ही प्रोडक्टिव देखा, उनके अकाउंट्स में इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से एक्सप्लोर किया, क्योंकि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, जिससे फार्मर्स जो थे वो एक ही साल में 2 अलग अलग क्रॉप्स को कल्टिवेट कर पाते थे। उन्होंने ये भी नोट करा कि सब कॉन्टिनेंट जो था वो इंटर एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से कैसे इंटीग्रेटेड था। मतलब चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में पूरे एशिया में किस तरीके से इंटरकनेक्टेडनेस थी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल थी। एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की जो ये चीज़ें थी वो दोनों वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही पॉपुलैरिटी में थी, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थी, बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स कमाते थे वो जब भी अपने सामान को वेस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में आर्टिसंस, मर्चेंट्स वगैरह बेचते थे। इंडियन टेक्सटाइल कपड़े जैसे कि कॉटन क्लॉथ या फाइन मसलिन्स हो गए, सिल्क हो गए, ब्रोकैड हो गए, सैटिन हो गए, ये बहुत ही ग्रेट डिमांड में थी। इब्न बतूता हमें ये बताते हैं कि बहुत अलग अलग वेराइटीज़ है फाइन मसलिन्स की जो कितनी एक्सपेंसिव थी, और सिर्फ नोबल्स और बहुत ही जो रिच लोग होते थे वही इसको पहनते थे और यूज़ कर पाते थे। म्यूज़िक इन द मार्केट, देखिए ये दौलताबाद का डिस्क्रिप्शन है इब्न बतूता का। दौलताबाद एक महाराष्ट्र की सिटी है। पहले ये फिगर देख लीजिए, ये है इकात वीविंग पैटर्न सच एज दिस वर अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड एट सेवरल कोस्टल प्रोडक्शन सेंटर्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। यूनिक बहुत ही इकात वीविंग है पैटर्न्स की। दौलताबाद में आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं इब्न बतूता। दौलताबाद में एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर मेल और फीमेल सिंगर्स जिनको कहा जाता है ताराबाबाद, ओके, ये गाते हैं। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल बाज़ार से इब्न बतूता इसे डिस्क्राइब करते हैं। इसमें बहुत सारी शॉप्स है, हर शॉप में एक दरवाज़ा है जो कि ओनर के घर तक लीड करता है अंदर तक। शॉप्स जो है उनको कार्पेट्स के साथ डेकोरेट किया जाता है,
और सेंटर ऑफ शॉप में एक स्विंग है जिसमें एक फ़ीमेल सिंगर बैठती है, और वो फीमेल सिंगर जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी एंड कपड़े एंड मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सेसरीज़ के साथ बैठती है। उसके फीमेल अटेंडेंट्स है जो कि उसको झूला झुलाते हैं शॉप के मिडल में। तो मार्केट प्लेस के मिडल में यहाँ पर एक बड़ा सा क्यूपोला स्टैंड करता है जो कि कार्पेटेड है, डेकोरेटेड है, जिसमें क्यूपोला मतलब एक ऐसा रूम जहाँ पर चीफ ऑफ म्यूजिशियंस जो है वो हर दिन मतलब वहाँ रहते हैं थर्सडे को और अपनी प्रेयर्स बोलते हैं। और उस मतलब चीफ के साथ उसके खुद के सर्वेंट्स होते हैं, स्लेव्स होते हैं। जितनी भी फीमेल सिंगर्स हैं वो इन क्राउड्स में आती हैं, इनके सामने आके गाना गाती है, डांस करती है जब तक शाम ना हो जाए, और फिर शाम होते होते फिर सब लोग अपने वापस चले जाते हैं अपने अपने घर एंड सब विड्रॉन हो जाते हैं। इस बाज़ार में यहाँ पर मॉस्क है जहाँ पर लोग अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। एक हिंदू रूलर है जिसने क्यूपोला को अलाइट करा है, मतलब हर बार जब भी वो यहाँ से जाते हैं मार्केट प्लेस से और फीमेल सिंगर्स जो है वो उनके आगे गाना गाती है, उनको ट्रिब्यूट पे करती है। मुस्लिम रूलर्स भी ऐसे ही करते हैं। तो इस तरीके से वो दौलताबाद का डिस्क्रिप्शन देते हैं। वाई डू यू थिंक इब्न बतूता हाईलाइटेड दीज एक्टिविटीज़ इन द डिस्क्रिप्शन? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये सिंगर्स का होना, ये हिंदू मुस्लिम का मतलब ये रिलीजियस यूनिटी का भी एक साइन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो पूरा स्टेट है ये बहुत ही स्पेशल, ये मतलब ये बात तो एविडेंट है, क्लियर है कि स्टेट जो है, जो रूलर्स हैं वो बहुत ही स्पेशल मेजर्स लेते थे ताकि वो मर्चेंट्स को एनकरेज करे कि अब जाके फार एंड वाइड अपना बिजनेस करो। जितने भी ट्रेड रूट्स थे उनमें बहुत अच्छी, मतलब जितने ट्रेड रूट्स थे वहाँ पे बहुत अच्छे हमें इन्स देखने को मिलते हैं, गेस्ट हाउसेस देखने को मिलते हैं ताकि मर्चेंट्स को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। इब्न बतूता जो थे वो इस बात से भी अमेज थे कि किस एफिशिएंसी से यहाँ पर पोस्टल सिस्टम काम करता था, जिससे मर्चेंट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली, क्रेडिट्स जो है वो ईजीली दूर दराज तक भेज सकते थे। गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब शॉर्ट नोटिस पे वो गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरे के भेज सकते थे या उनको मिल सकती थी। जो पोस्टल सिस्टम था वो इतना एफिशिएंट था कि दिल्ली से सिंध, मतलब सिंध से दिल्ली पहुंचने में यूँ तो 50 डेज़ लगते थे, लेकिन ये जो पोस्टल सिस्टम से सिर्फ 5 दिन में जो है वो पोस्ट या मैसेज आ जाता था। तो इतना एफिशिएंट था। आप सोचो 50 डेज़ एंड 5 डेज़, आप समझ पा रहे हो गैप, 1/5 हो गया टोटल ड्यूरेशन। Strange Nation, travel log of Abdul Razak written in 1440s is an interesting mixture of emotions and perceptions। अब्दुल रज़क समरकंदी की एक ट्रैवल लॉग है, उसमें क्या लिखता है? एक तरफ तो वो उनको ये पसंद नहीं था कि पोर्ट ऑफ कैलीकट, जो कि आज कोझीकोड है कैलेरा में, कि वो जो बहुत ही पॉपुलेटेड था बाय a people the likes of whom I had never imagined, describing them as a strange nation। मतलब कोझीकोड जो आज के कैलीकट है, वहाँ पे जो लोग रहते थे उसको बहुत ही उन्हें स्ट्रेंज लगते थे, ऐसे लोग लगते थे जो बहुत ईजिली उनको पसंद नहीं आते थे। लेटर जब वो वापस इंडिया विजिट करते हैं, वो मैंगलोर आते हैं, वो वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करते हुए, और वो यहाँ पर एक टेम्पल देखते हैं जो कि, और टेम्पल को देखकर वो मतलब इतनी तारीफ़ करते हैं उस टेम्पल के, कैसे उसकी एडमिरेशन में तारीफ़ ऐसे करते हैं। विदिन 3 लीग्स अबाउट 9 माइल्स ऑफ मैंगलोर, मतलब मैंगलोर से कुछ 9 मील दूर मैंने एक आइडल हाउस देखा। आइडल हाउस मतलब एक टेम्पल, आइडल मतलब भगवान का घर, मतलब टेम्पल देखा। और मतलब ऐसा टेम्पल देखा जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इतना अच्छा टेम्पल। एक स्क्वायर था, अप्रॉक्सीमेटली 10 यार्ड्स था, एक साइड का 10 यार्ड्स था, 5 यार्ड्स उसकी टोटल हाइट होगी, एंड पूरा के पूरा ब्रॉन्ज कास्ट से कवर्ड था। 4 पोर्टिकोस थे। उसके एंट्रेंस पोर्टिको में जो था एक स्टैचू था जो कि मतलब बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसे लग रहा था। वो स्टैचू पूरा फुल लाइफ साइज ह्यूमन था और वो गोल्ड का बना हुआ था। उसके 2 रूबीज़ थे आईज़ के लिए, और इतनी ब्यूटीफुली और इस क्राफ्टमैनशिप के साथ उसको बनाया गया था कि मतलब आप ऐसे बोलोगे कि वो तो सच में देख सकती हो जैसे वो स्टैचू रियल हो। इस तरीके से अब्दुल रज़क जो है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। ऑन हॉर्स एंड ऑन फुट, ये वो है इब्न बतूता कैसे पोस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम है वो 2 तरीका है। एक है हॉर्स पोस्ट जिसे कहते हैं उल्लू, और एक है जो मतलब ये रॉयल हॉर्सेस जो है वो मतलब उनके द्वारा रॉयल हॉर्सेस के थ्रू ये होता है, और हर 4 माइल्स पे एक रॉयल हॉर्स खड़ा होता है और वो उस तरीके से वो पास करते जाते हैं। दूसरा है फुट पोस्ट जिसके 3 स्टेशंस पर माइल होते हैं और इसे कहते हैं दावा। तो फुट पोस्ट में हर 3 मील पर एक दूसरा आदमी खड़ा होता है, और वो जो है वो 1/3 ऑफ अ माइल पे मतलब दावा जो है वो रहता है, मतलब हर उस पर थोड़ी डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा रहता है। एट एवरी 1/3 ऑफ अ माइल देयर इज़ अ वेल पॉपुलेटेड विलेज, मतलब 1 माइल के मतलब 1/3 ऑफ अ माइल पे एक अच्छा खासा वेल पॉपुलेटेड विलेज है जिसके
आउटसाइड में आउटस्कर्ट्स में 3 पवेलियंस है जहाँ पर मेन जो है वो बैठते हैं गर्डेड लॉइंस के साथ, मतलब वो तैयार रहते हैं, रेडी टू स्टार्ट। इनमें से हर एक जो है वो एक रॉड 2 क्यूबिट्स इन लेंथ, 2 क्यूबिट्स इन लेंथ, मतलब रॉड की लेंथ होती थी 2 क्यूबिट्स, जो कि जिसके ऊपर कॉपर बेल्स है ऊपर। तो जब एक कोर्टियर जो है वो अपनी जर्नी सिटी से स्टार्ट करता था, वो लेटर को एक हाथ में पकड़ता था और दूसरे हाथ में उसकी रॉड होती थी जिसके ऊपर बेल होता था, और वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो दौड़ता था। जब ये मैन इन द पवेलियन ये बेल को आते थे, मतलब कहना ये चाह रहे हैं वो कि जिसके हाथ में लेटर होता था उसके हाथ में ये रॉड होती थी, उसके ऊपर बेल होती थी, कॉपर की होती थी इस तरीके से, और वो तेज़ी से लेके मतलब लेटर को लेके भागता था। वो जैसे ही भागता था, फिर जैसे ही वो पास आता था, पेविलियन आउटस्कर्ट्स में आता था, तो वहाँ पे जो लोग तैयार बैठे थे, जैसे ही वो बेल की आवाज़ सुनते थे तो वो भी फटाफट से रेडी हो जाते थे। जैसे ही वो कुरियर जो है वो उनके पास पहुँचता था तो वो उनको लेटर उनके हाथ में दे देता था, और वो दूसरा वाला आदमी फटाफट से अपनी टॉप स्पीड पे भागते हुए मतलब दूसरी तरफ दूसरे दावा के पास पहुँचता था। तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू होती थी जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुँच जाए। ये जो फुट पोस्ट था ये बहुत जल्दी था, और ये हॉर्स पोस्ट से भी ज़्यादा क्विकर था, और ये ऑफन मतलब फ्रूट्स ऑफ खुरसाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब फ्रूट्स तो कितनी जल्दी रॉट हो जाते हैं, तो फ्रूट्स तक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूसेज फुट पोस्ट का किया जाता था। और खुरसाना के जो फ्रूट्स है वो काफ़ी खुरसान के फ्रूट्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर थे पूरे इंडिया में। डू यू थिंक द फुट पोस्ट सिस्टम कुड हैव ऑपरेटेड थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट? थोड़ा मुश्किल है थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट, जितना वास्ट इतनी दूर दूर तक सब कॉन्टिनेंट फैला हुआ है, तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में तो ये चीज़ होना मुझे लगता नहीं इतना पॉसिबल होगा, बट फिर भी बहुत कुछ एरिया इससे कवर हो सकता है क्योंकि इतने सारे आदमी जो है वो उसको वो कर लेते हैं।